लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, मतलब कि हम लोग लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसके लिए मतलब कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग को क्या इम्पोर्टेंट, हम लोग को क्या ज़रूरत है कह सकते हैं कि हम लोग पता करें कि हम लोग किस प्रकार से लोड को शेयर करें जो कि चीप हो, सस्ता हो। क्लियर? तो उसके लिए हम लोग कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो आपको एक हर जगह जब भी जितना भी पावर प्लांट होगा उसका हर एक अपना एक इक्वेशन होता है, ठीक है। उस इक्वेशन को जानेंगे, पढ़ेंगे धीरे धीरे, और फिर आगे पढ़ेंगे। उसमें इसी में आता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट आता है, फिर इंक्रीमेंटल रेट आता है, हीट रेट आता है। हम लोग ग्राफ देखेंगे कि थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो उसका ग्राफ कैसे होगा, हाइड्रो पावर प्लांट की बात करेंगे तो हाइड्रो पावर प्लांट का ग्राफ कैसा होगा। तो इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए हम लोग इधर ध्यान देते हैं। देखिए, टू कंपेयर कंप्यूट का मतलब कैलकुलेट करना हुआ, ठीक है। टू कंप्यूट इकोनॉमिक लोड डिवीजन बिटवीन यूनिट इट इज नेसेसरी टू एक्सप्रेस द ऑपरेटिंग कॉस्ट इन टर्म ऑफ आउटपुट। देखिए, कहता है कि हम लोग को अगर लोड डिवीजन बिटवीन यूनिट का मतलब आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं हम लोग कि एक ही पावर प्लांट में हो सकता है 2 यूनिट हो सकता है 3 यूनिट हो सकता है 4 यूनिट हो। तो इस तरह का यूनिट आपके पावर प्लांट में हो सकते हैं। तो 2 यूनिट के बीच में हम लोग कैसे लोड को डिवाइड करेंगे, कितना कितना हम लोग लोड शेयर करेंगे, ये सबको क्या करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को इनपुट का इक्वेशन कह सकते हैं, या ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट जानना जरूरी है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर मान लीजिए कि सी होता है और आउटपुट मेरा ऐसा पी हो गया, हम लोग निकालेंगे डीसी बाई डीपी। यही हो गया हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट विद इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट निकालेंगे, जिसको कि हम लोग इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी बोलते हैं या इंक्रीमेंटल रेट भी कहलाता है। आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, अगर 2 यूनिट के बीच में अगर लोड शेयर करना होगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इन टर्म ऑफ आउटपुट होना नेसेसरी है। अब देखिए, एज वी हैव सीन देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट या पावर स्टेशन सच एज हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर, डीजल पावर प्लांट एक्सेट्रा, ठीक है। देन इट इज इम्पोर्टेंट टू इंटीग्रेटेड ऑपरेशन of these power station to achieve best possible economic operation। क्या बोलता है, आप लोग पढ़े हैं कि इंटीग्रेटेड पावर प्लांट क्या होगा या इंटीग्रेटेड सिस्टम क्या होगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड सिस्टम में हम लोग क्या कर रहे थे कि जितने सारे पावर प्लांट हैं, चाहे आपके राज्य में हो, चाहे आपके क्षेत्र में हो, चाहे आपके देश में हो, सब एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है टू शेयर द लोड, ठीक है। जब कभी जरूरत पड़ेगा तो जिसके पास ज्यादा प्रोडक्शन होगा वह किसी दूसरे थर्मल पावर प्लांट को या किसी दूसरे एरिया में अपना लोड को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है ना। तो यहाँ पे और वही बात यहाँ पे भी कह रहा है कि बहुत सारा पावर प्लांट है, जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर प्लांट है, जैसे हाइड्रो हो गया, थर्मल हो गया, डीजल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, या विंड हो गया, सोलर हो गया, बायोमास हो गया, टाइडल हो गया, ओशियन हो गया, जियोथर्मल हो गया। तो सारे पावर प्लांट से जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उन सबको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट कर देते हैं या इंटीग्रेट करना जरूरी है टू शेयर द लोड, ताकि हम लोड को शेयर कर सकें। और वह जो लोड शेयरिंग होगा वह इकोनॉमिक रेट पे हो, मतलब चीप हो, सस्ता हो। समझ में आई बात? कैसे होगा चीप या कैसे सस्ता होगा, हम लोग एक न्यूमेरिकल 1-2 सॉल्व करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक। अब देखिए, बात किया जाए अगर थर्मल पावर प्लांट की, हम लोग 2 पावर प्लांट को कंजुगेट करेंगे या 2 पावर प्लांट को कंपेयर करके देखेंगे। एक मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है या फिर एक हाइड्रो पावर प्लांट है। तो थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो उसका इनपुट क्या होगा, और हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें तो इनपुट क्या होगा, ठीक है। अब जैसे थर्मल पावर प्लांट में बात करें तो हम लोग को क्या एनर्जी देते हैं ना, हीट एनर्जी देते हैं, है ना। कैसे बोलिए कि कोल को हम लोग बर्न करते हैं, कोल को बर्न करने के बाद हम लोग क्या होता है, उसमें से हीट आता है, और वह हीट जो होता है वाटर को गर्म करता है। तो हम लोग का मेन इनपुट हमारा क्या होगा, हीट ही हो गया ना। तो कितने 1 घंटे में कितना हीट हम कर रहे हैं, मतलब कितना वाटर को हम गर्म कर पा रहे हैं, और उस वाटर को गर्म करने के लिए कितना हीट अपने पास है, वही हमारा इनपुट हो गया। मतलब हम कितना कोयला दे रहे हैं उसी हिसाब से ना स्टीम बनेगा। तो डिपेंडेंट हमारा क्या हो गया, और जो हीट होगा उस पर। अगर उसी प्रकार से बात करें आउटपुट का, तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, मेगावाट या वाट या किलोवाट, इस तरह से हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम हाइड्रो पावर प्लांट की बात करेंगे तो हाइड्रो पावर प्लांट में आप क्या करते हैं, वाटर के फ्लो को देते हैं,
तो मतलब हम क्या कहें, क्यूबिक पर सेकेंड कह लीजिए कि कितना क्यूबिक पर सेकेंड हम लोग अप्लाई करते हैं पेनस्टॉक के थ्रू, ठीक है। जो आपका रिजर्वायर बना होता है हाइड्रो पावर प्लांट में, तो हाइड्रो पावर प्लांट में जो रिजर्वायर होगा वहां से जो हम वाटर के फ्लो को अप्लाई करेंगे, तो वह फ्लो क्या होगा, कितना प्रेशर पे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वही जो हमारा इनपुट हो जाएगा, वही कितना प्रेशर पे हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इनपुट किस टर्म में मेजर करते हैं, मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। मीटर क्यूब पर सेकेंड हो जाएगा, जनरली हमारा स्टैंडर्ड वही है मीटर क्यूब पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। और आउटपुट की बात करेंगे तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, सेम मेगावाट। ध्यान दीजिए फॉर स्टीम टरबाइन, मतलब स्टीम टरबाइन मतलब हम थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट की, क्योंकि वहीं पे हमारा स्टीम यूज होता है। तो फॉर स्टीम टरबाइन द इनपुट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर आवर, मतलब किलो जूल, एक घंटा में कितना एनर्जी वह जनरेट कर रहा है। मतलब कोयला को हम जलाए तो एक घंटा में हम कोयला, कितना कोयला जला वो भी निकल जाएगा, ठीक है। कितना कोयला जला उसका क्वांटिटी भी निकालिए, और वह एक घंटा कोयला जलने में हमको एक घंटा में कितना एनर्जी मिला, फिर कितना हीट एनर्जी मिला उसकी बात कर रहे हैं। तो एनर्जी का जो होगा हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। तो हम लोग यहाँ पे किलो जूल की बात कर रहे हैं, ठीक है, किलो जूल पर आवर। एंड आउटपुट इन मेगावाट, क्लियर है, आउटपुट हमेशा क्या होगा, मेगावाट में। फॉर हाइड्रो पावर स्टेशन द इनपुट इज इन टर्म ऑफ मीटर क्यूब पर सेकेंड, इनपुट हमारा क्या होगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड में होगा ऑफ वाटर फ्लो, एंड आउटपुट इन मेगावाट, और आउटपुट क्या होगा, मेगावाट में होगा, क्लियर। तो यहाँ पे इनपुट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड, और आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, मेगावाट में, क्लियर है। यहाँ पे देखिए अब एक हमने ग्राफ बनाया है नॉर्मली, ठीक है। अब आप खुद ही सोच के देखिएगा इस ग्राफ में कि यह ग्राफ किसके लिए होगा और यह ग्राफ किसके लिए, ऐसा क्यों होगा और ऐसा क्यों होगा। मैंने दो ग्राफ बनाया है, आपको मन करे तो आप यहाँ पे कर लीजिएगा ए, और ये हो जाएगा हमारा क्या, बी। देखिए यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या है, यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ से आउटपुट हमारा क्या हो गया, शुरू हुआ मिलना। तो ऐसा कंडीशन किस में हो सकता है, हम इनपुट दे रहे हैं, क्योंकि इनपुट हम दे ही रहे हैं, इसमें इनपुट यहाँ तक आने के बाद हमारा आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, थर्मल में या फिर न्यूक्लियर में। क्योंकि थर्मल में आपका क्या होता है, इनिशिएटिंग टाइम लेता है, कि टाइम आप कोयला जलाइएगा, कोयला पूरा बर्न होगा, फिर जाके आपको हीट एनर्जी मिलेगा, तो टाइम लगेगा ना इन सब चीजों में। तो ये क्या हो जाएगा, थर्मल के लिए, ठीक है। तो थर्मल में क्या होगा, ये जो आपको मैंने बताया होगा ऑलरेडी कि 5 to 6 आवर्स जो होता है ये ऑपरेट करने में, स्टार्ट होने में टाइम लेता है फ्रॉम कोल्ड स्टेशन, मतलब ठंडा, जब पूरा बंद है आपका थर्मल पावर प्लांट और आप उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऑपरेट करना चाह रहे हैं, तो आपको मिनिमम वह 5 से 6 घंटा टाइम लेता है इनिशिएट करने में। तो वही हमारा ये हो गया कि इतना दूर तक आप क्या किए हैं, एनर्जी मतलब कोल को बर्न कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, फिर भी आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद हमारा क्या होता है, आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आपका एक कर्व बनेगा, किसके लिए, थर्मल के लिए। तो ये हमारा किसका हो गया, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, किसका हो गया, थर्मल पावर प्लांट। अब इसमें देखिए जैसे ही आप इनपुट देंगे वैसे ही हमारा टरबाइन थोड़ा सा समय लेगा, जब तक कि पानी हमारा पहुंच नहीं जा रहा है, ठीक। तो थोड़ा सा समय लेगा मात्र, मान लीजिए इसको आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, पूरा मत लीजिए, ये कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा आउटपुट इन मेगावाट, ये हमारा फिर इनपुट हो गया, क्या हो गया, इनपुट। अब इनपुट इसका किस में रहता है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, और आउटपुट हमारा क्या रहेगा, मेगावाट में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये हो गया हमारा सर। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम वाटर का फ्लो देते हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड में, रिजर्वायर से पेनस्टॉक के थ्रू आप वाटर जैसे ही अप्लाई करते हो टरबाइन पे, टरबाइन आपका क्या होता है, रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, और फिर आपको आउटपुट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक यहाँ पे जैसे ही आप वाटर का फ्लो पहुंचेगा, जस्ट लाइक स्ट्रेट लाइन होगा, जितना वाटर आप देते जाएंगे उतना आउटपुट आपको मिलते जाएगा, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, एक डेफिनेशन आपसे पूछा जाएगा कभी कभी, हीट रेट क्या होता है। हीट रेट हम लोग टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे, ठीक है, एक टर्म है जिसको डिफाइन किया जाता है, जिसको बोलते हैं रेशियो ऑफ इनपुट टू द आउटपुट, ठीक, रेशियो ऑफ इनपुट टू द आउटपुट। एक चीज आपको ध्यान रखिएगा, इफिशियंसी पूछा जाएगा, तो इफिशियंसी क्या होता है, रेशियो ऑफ आउटपुट टू द इनपुट, ठीक है। इफिशियंसी अगर बोले तो क्या होगा, आउटपुट टू द इनपुट। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है हीट रेट, हीट रेट हमारा क्या होगा, रेशियो ऑफ इनपुट टू दी आउटपुट। अब देखिए बात किया जाए थर्मल का हीट रेट क्या होगा, तो इनपुट टू दी आउटपुट अगर निकाले तो इनपुट हमारा क्या, किलो जूल पर आवर,
आउटपुट क्या मेगावाट, देखिए लिख दिया मैंने, इनपुट अपॉन आउटपुट अपॉन इक्वल टू किलो जूल पर आवर मेगावाट। क्लियर है। अगर हाइड्रो की थर्मल हीट रेट की बात करें तब क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकेंड अपॉन मेगावाट। क्लियर है यहाँ पे, तो इसको आप नोट कीजिए आराम से, पहले नोट करने के बाद हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इंक्रीमेंटल रेट क्या होता है। अभी हम लोग देखे थे क्या, हीट रेट क्या है, तो बताए थे कि आपको रेशियो ऑफ इनपुट टू द आउटपुट। अब देखिए देखिए लगभग जो भी मैं बात करूँ आपको लगभग सब एक ही लगेगा, और है एक ही है, ऐसा नहीं कि अलग है, नेमिंग अलग करें और थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते गए। ठीक, तो इसमें क्या हीट रेट आपको पता चला। अगर सीधा सीधा पूछे कि हीट रेट क्या है तो क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ इनपुट टू द आउटपुट। और अब पूछे कि इंक्रीमेंटल रेट क्या है तो आपसे बोलेगा रेशियो ऑफ अ स्मॉल चेंज इन इनपुट टू द स्मॉल चेंज इन आउटपुट। समझे, यहाँ भी देखिए रेशियो ऑफ इनपुट टू द आउटपुट ही है, लेकिन अ स्मॉल चेंज इन इनपुट टू द स्मॉल चेंज इन आउटपुट, थोड़ा सा चेंजेस। कभी आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे जब, तो वहां पे जब आप निकाल रहे होंगे तो ऐसा करके लिखते होंगे डेल एक्स डेल वाई, कुछ इस तरह से लिखते होंगे, या यहाँ पे लिखते हैं डेल वाई और डेल एक्स, कुछ इस तरह से। मतलब ये स्मॉल चेंज इन वाई हो गया और ये स्मॉल चेंज इन एक्स हो गया, किए होंगे अगर आपको ध्यान में होगा तो। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल जब आप डिफरेंशिएशन का निकाल रहे होंगे, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकाला गया होगा तो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकाला जाता है। y इक्वल टू साइन एक्स आपको दे दिया, आपको निकालने के लिए बोल दिया dy बाई डी एक्स या फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो कि cos x होता है, तो कैसे आता है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाला जाता है। तो वहां पे आप बहुत अच्छे से यूज किए होंगे स्मॉल चेंज इन, स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, स्मॉल इंक्रीमेंट इन y, स्मॉल चेंज इन x, स्मॉल चेंज इन y, कुछ इस तरह से। तो वही चीज यहाँ पे हो गया, रेशियो ऑफ स्मॉल चेंज इन इनपुट टू दी स्मॉल चेंज इन आउटपुट। ठीक है, उसको हम क्या बोल दिए, इंक्रीमेंटल रेट। क्लियर है। इसी को अगर दूसरी भाषा में हम फिर से अगर डिवाइड कर एक्सप्लेन करें तो इंक्रीमेंटल रेट ऑफ ए मशीन एट एनी इनपुट इज रेट ऑफ चेंज इनपुट विद रेस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट विद रेस्पेक्ट टू आउटपुट। देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट विद रेस्पेक्ट टू आउटपुट, अब सीधा सीधा क्या बोल दिया, अगर मान लेते हैं कि आई हमारा इनपुट है और पी आउटपुट है, तो ये हमारा क्या हो गया डी आई बाई डी पी, ये हमारा क्या हो गया इंक्रीमेंटल रेट। समझ में आई बात, ये आई और ये पी। अब देखिए इसको भी स्मॉल चेंज ही कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस होता है उसको ही हम लोग बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, सीधा सीधा अगर आपको डिफाइन करने बोल दिया तो कह दीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट इज कॉल्ड क्या, इंक्रीमेंटल रेट। अगर मैथमेटिकली इसको किया जाए तब देखिए क्या है, मैथमेटिकली इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इनपुट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। अगर मैथमेटिकली अगर इसको डिवाइड किया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इनपुट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट। क्लियर है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ इनपुट विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल जो आप पढ़े हो वही जो मैं बात करता हूँ y इक्वल टू साइन एक्स। तो या फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, i इक्वल टू अगर आपके पास दिया हुआ है y प्लस सी एक्स, कुछ इस तरह से, या कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब एक बार आप उसको क्या किए, डिवाइड किए, सॉरी डेरिवेट किए, एक बार हम क्या किए डेरिवेट इन द सेंस डिफरेंशिएट किए, है ना, एक बार डिफरेंशिएट किए तो इसको हम कह दिए क्या फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर दो बार हम करते हैं तो यही चीज रहता है डी टू आई बाई डी पी स्क्वायर, ये हो गया डबल डिफरेंशिएटिव, है ना। तो फर्स्ट डिफरेंशिएटिव और ये हो गया डबल डिफरेंशिएटिव। ठीक है, तो वही हो गया हमारा, इफ एन इक्वेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट कर्व इज इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, अगर इनपुट और आउटपुट कर्व हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन के फॉर्म में है तो हम तब क्या होगा उस चीज को समझिए। हम ये आई लिख दिए, आई इनपुट, ए कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, सी कांस्टेंट और एक्स को हमने आउटपुट वैल्यू माना। तो एक इक्वेशन आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा जब आप रुपीज कैलकुलेट करेंगे, पैसा अमाउंट जब कैलकुलेट करेंगे तब, ठीक है, तो उस टाइम में आपको ये मिलेगा। तो उस टाइम हम देखेंगे, इस बेस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी बनाएंगे आगे के क्लास में कि किस प्रकार से हम कैलकुलेशन करते हैं कि हाँ कितना रुपया हुआ, कितना कॉस्ट पड़ेगा, हमारा फ्यूल कॉस्ट कितना पड़ेगा, इन सब चीजों को। ठीक है, तो अगर ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन आपको दिया रहेगा ऑलरेडी, ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, ये वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, आई इनपुट वैल्यू, अल्फा हम आउटपुट वैल्यू दे दिया, अल्फा आउटपुट वैल्यू। अब इसका अगर बोला जाए कि हमारा इंक्रीमेंटल रेट क्या होगा, क्या पढ़े थे, डी आई बाई डी पी मतलब इनपुट पावर
आउटपुट, हम यहाँ पे अल्फा क्या बोल दिया आउटपुट वैल्यू, आई क्या हो गया इनपुट वैल्यू। हम ऐसा कर सकते हैं क्या, इंक्रीमेंटल रेट इक्वल टू डी आई बाई डी एल अल्फा। अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो ए कांस्टेंट है 0, बी अल्फा, तो मतलब अल्फा यहाँ पे बी बच जाएगा प्लस 2c अल्फा। समझ में आई बात, हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया b प्लस 2c अल्फा, ये डिफ्रेंसिएशन है सर, आप आराम से कीजिएगा, समझ जाइएगा, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या, इंक्रीमेंटल रेट। अब ध्यान दीजिए इंक्रीमेंटल रेट जो है हमारा दो पार्ट में हमने डिवाइड किया इसको, इंक्रीमेंटल रेट को ही दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट और दूसरा क्या होता है इंक्रीमेंटल फ्यूल रेट। क्या हो गया, इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट और दूसरा इंक्रीमेंटल फ्यूल रेट। देखिए यहाँ पे फ्यूल कॉस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब पैसा कितना लगेगा, और यहाँ पे हम रेट का बात कर रहे हैं, मतलब किस रेट से हमारा एनर्जी जनरेट हो रहा है। तो कॉस्ट का जब हम बात करेंगे तो मतलब जो आउटपुट हम ऑब्टेन करेंगे, उस आउटपुट को ऑब्टेन करने में हमारा कितना खर्च लगा, उस चीज का बात करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में मैं ऐसा बोलूं कि आपका थर्मल पावर प्लांट है और वहां पे आप क्या करते हो, कोल को बर्न करते हो। तो कोल को जब आप बर्न करते हो तो कोल खरीदने में पैसा तो लगेगा ना। तो अगर मान लेते हैं कि हम 5 टन कोयला जलाए 1 घंटा में, क्या किए 5 टन कोयला जलाए 1 घंटा में, तो भाई इस 5 टन कॉस्ट का दाम भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा। 5 टन कॉस्ट का दाम भी होगा तो कितना होगा, तो हम उसको किस में कंसिडर करेंगे, फ्यूल कॉस्ट में। और यह 1 घंटा में हमारा 5 टन कोयला जला, तो उस 1 घंटे में इस 5 टन का कॉस्ट निकलेगा। जैसे समझिए कि इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट बोल रहे हैं, रुपीज पर आवर बोल रहे हैं पर मेगावाट, ठीक है, रुपीज पर आवर पर मेगावाट। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, मेगावाट तो आपको क्लियर है, रुपीज पर आवर, 1 घंटा में कितना पैसा खर्च हुआ। और ये कैसे निकलेगा कि 1 घंटा में हम कितना कोयला खर्च किए, 5 टन 10 टन जितना कोयला खर्च किए, हम उतने कोयले का कॉस्ट निकालेंगे कि 1 घंटा में हमारा कितना लगा। समझ रहे हैं बात को, कि अगर 1 घंटा में हम अगर 5 टन कोयला जलाए तो इसके कितना रुपया इसका लगा, कितना इसको खरीदने में कॉस्ट का क्या पड़ा, रेट कॉस्ट कितना आया, उसी को हम क्या बोल रहे हैं रुपीज पर आवर। इसको हम क्या बोल देंगे, इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट। समझ में आई बात। और सीधा हम अगर बात करें 5 टन पर आवर, मतलब 5 टन कोयला को जलाए हम तो कितना एनर्जी मिला, कितना एनर्जी मिला, उसको हम क्या बोल देंगे फ्यूल रेट, ठीक है। जैसे अब 5 टन कोयला को जलाए तो कोई कुछ कितनी किलो जूल मिला होगा, 10 किलो जूल, 500 किलो जूल, कुछ इस तरह से मिला होगा। तो ये किलो जूल पर आवर जब हम लिखेंगे तो ये हमारा इनपुट हो गया इन टर्म ऑफ किसमें, रेट के टर्म में, ठीक है। तो हम अगर यहाँ बात करें कि फ्यूल रेट क्या होगा, तो फ्यूल रेट क्या होगा, किलो जूल पर आवर पर मेगावाट। समझ में आ गई बात। यहाँ पे हम किसका बात किए, पैसा का बात किए, 1 घंटा में कितना खर्च हुआ, और यहाँ पे किसका बात किए, 1 घंटा में कितना एनर्जी जनरेट हुआ। देखो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, समझना हो तो इस तरह से समझोगे कि कोयला हम जो बर्न किए 1 घंटा में कितना कोयला जला, उससे कितना एनर्जी आया, तो एनर्जी पर आवर करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, एनर्जी नहीं सॉरी हीट, एनर्जी नहीं हीट, ठीक है, हीट पर आवर करेंगे तो ये क्या हो गया इंक्रीमेंटल फ्यूल रेट। और अगर रुपीस पर आवर करेंगे तो ये हमारा क्या होगा इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट। समझ में आया बात। देखिए इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट और फ्यूल रेट की हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग देख लेते एक बार कि इन दी इनपुट एंड आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स जो है आपका इस तरह से जो लिखा हुआ था आई इक्वल टू ए प्लस बी अल्फा प्लस सी एक्स अल्फा का स्क्वायर, यही था हमारा इनपुट करेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट में मेगावाट। तो अगर इनपुट और आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स, इफ द इनपुट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर आवर, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है, इनपुट इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर आवर एंड आउटपुट इन मेगावाट, अगर ये किलो जूल पर आवर, तो ये क्या हो गया फ्यूल रेट की बात कर रहे हैं, फ्यूल रेट, ठीक है। ये फ्यूल रेट के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, किलो जूल पर आवर एंड आउटपुट इन किलोवाट। द स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ गिव्स द इंक्रीमेंटल फ्यूल रेट, क्लियर है। इन ये हो गया हमारा क्या किलो जूल पर आवर अपॉन मेगावाट, ये हो गया हमारा क्या इंक्रीमेंटल फ्यूल रेट। अगर इसी प्रकार से हम बात करें कि इफ द इनपुट इज एक्सप्रेस्ड इन रुपीज पर आवर, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, हीट के टर्म में बात किया था, अब मैं बात कर रहा हूँ रुपीज के टर्म में कि 1 घंटा में यहाँ कितना हीट हुआ था, यहाँ 1 घंटा में कितना पैसा खर्च हो रहा है। तो अगर इनपुट को आप रुपीज पर आवर के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब, और आउटपुट सेम रह जाएगा आपका मेगावाट में, तब देन स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स
इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट, उसको हम क्या बोल देंगे, इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट इन, ये हो जाएगा हमारा क्या, रुपीज पर आवर अपॉन मेगावाट, ये हमारा क्या हो जाएगा, रुपीज पर आवर इन मेगावाट, ये हो गया। मोस्टली द इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट इज टेकन एज अ कॉस्ट, ठीक है, जो इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट होता है वही हमारा क्या कहला जाएगा, कॉस्ट कहला जाएगा। जनरली ऐसा ही हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, अब एक ग्राफ के सहारे समझिएगा, ये जो स्लोप होगा ना, यही हमारा इंक्रीमेंटल रेट कह लीजिए, इंक्रीमेंटल कॉस्ट के लिए, मतलब इंक्रीमेंटल फ्यूल रेट कह लीजिए, इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट कह लीजिए, तो ये स्लोप ही हमारा इंडिकेट करता है। अगर मान लीजिए ग्राफ में देखिए कि C1 और C2 है, दोनों कॉस्ट है P1 और P2, P1 के लिए यहाँ P1 के लिए C1 और P2 के लिए C2, ठीक है, तब हमारा ये स्लोप क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा, इंक्रीमेंटल रेट। जैसे लेट अस कंसीडर C1 एंड C2 इज द कॉस्ट for the power P1 and P2 as shown in फिगर या ग्राफ कह लीजिए, ठीक है, तब C2 माइनस C1, ये हम इसकी बात कर रहे हैं भैया, C2 माइनस C1 अपॉन P2 माइनस P1, हम बस यही चेंज ही होगा ना, इतना ही तो चेंज हो रहा है यहाँ से, ये मतलब पहले था P1 अब हो गया P2, तो चेंज कितना हुआ, इतना का, पहले C1 था अब हो गया C2, चेंज कितना का हुआ, इतना, तो वही हो गया हमारा चेंज इन कॉस्ट और चेंज इन पावर या आउटपुट। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डेल सी अपॉन डेल पी, यही चीज हमारा क्या हो जाएगा, डीसी अपॉन डीपी बाय, मतलब डीसी बाय डीपी, समझ में आई बात। तो यही हमारा क्या कहला गया, इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट, ठीक है। इसको अगर आप डिपेंड कीजिएगा, अगर रुपया की बात करेंगे तो फ्यूल कॉस्ट, अगर हीट में बात करेंगे तो इंक्रीमेंटल फ्यूल रेट, समझ में आई बात। इस पे हम लोग न्यूमेरिकल भी बनाएंगे, वहां पे हम लोग देखेंगे, निकालेंगे कि किस प्रकार से इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट हमारा हेल्पफुल होता है लोड को कैलकुलेट करने में। लोड को कैलकुलेट इन द सेंस, जो हम लोड शेयर करते हैं तो कितना लोड हमें शेयर करना चाहिए ताकि हमें सस्ता मिले, हमारा जो कॉस्ट हो वह कम हो, तो उसके लिए हम लोग मतलब इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे और न्यूमेरिकल के बेस पे हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हमारा कॉस्ट निकाला जाएगा या किस प्रकार से हम देखेंगे सस्ता हो, क्लियर। तो यही था आपका इंक्रीमेंटल फ्यूल रेट और इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट। आप ध्यान रखिएगा इसमें जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो एक तो आपका इस फॉर्म में इक्वेशन दिया रहेगा आपके पास, जो कि हमारा इनपुट करके दे देगा या रुपीज कैलकुलेशन करके दे देगा, और फिर आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है, ये डीसी बाय डीपी मतलब कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू पावर, यही हमारा फ्यूल कॉस्ट हो जाएगा, ये ध्यान में रहेगा तो न्यूमेरिकल काफी आसानी से बनते चला जाएगा, क्लियर। होप सो आपको समझ में आया होगा कि इंक्रीमेंटल फ्यूल रेट क्या होता है, इंक्रीमेंटल फ्यूल कॉस्ट क्या होता है, ठीक। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद।